नमस्कार। क्या कहता है कानून सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुझे किसी ने कमेंट्स में लिखा है कि यदि पुलिस अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं या जो उन्होंने कंप्लेंट लिखवाई थी उस पर ठीक से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास क्या रेमेडीज़ हैं, भारत का कानून क्या कहता है, ऐसे में इन्हें कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी इसके बारे में एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने कई रेमेडीज़ बताई हैं आपको। यदि पुलिस अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं या आपके हिसाब से आपको लगता है कि कहीं कोई दिक्कत है, वो अपनी ड्यूटी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जिस तरह से परफॉर्म करनी चाहिए थी, तो आप उनके सीनियर्स को इसके बारे में लिख के आवेदन दे सकते हैं, इसके बारे में लिख के उनको कंप्लेंट कर सकते हैं। एसपी से कंप्लेंट कर सकते हैं, जो आपके ज़िला के एसपी साहब हैं उनसे आप कंप्लेंट कर सकते हैं, सीधा मजिस्ट्रेट साहब के पास जा सकते हैं। 156(3) CRPC में आप कंप्लेंट कर सकते हैं, एक दायर कर सकते हैं एक प्लेंट जिसके अंदर आप मजिस्ट्रेट साहब से परमिशन ले सकते हैं। उनको अधिकार है कि वो अथॉरिटी को, पुलिस को ऑर्डर दे सकें कि इस केस में किस तरह से आगे प्रोसीड किया जाए। तो 156(3) CRPC के तहत आप इसके अंदर आगे कार्रवाई कर सकते हैं। अब देखिए, हो क्या रहा है यहाँ पर कि हमारे पास एक व्यवस्था है, एक न्याय की व्यवस्था है, न्याय की प्रणाली है जिसके अंदर हमें कोई भी अपराध होता है, चाहे वो संज्ञेय अपराध है या असंज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल, वो दोनों मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता रखे हैं, आप देख लीजिएगा। सेक्शन 154, सेक्शन 155 CRPC बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से काम नहीं हो रहा है या आपको लगता है कि कुछ लैक्यूना है, यानी कि कुछ कमी है वहाँ पर, कुछ काम इस तरह से होना चाहिए था और वैसे नहीं हो रहा है, तो आप इसके बाद फिर हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं रिट ऑफ मैंडामस के लिए। बट मैं कहूँगा कि रिट ऑफ मैंडामस अभी आप एकदम से नहीं जाइए, अपने पहले जितने भी आपके पास ऑप्शंस हैं वो सारे एग्जॉस्ट कर लें, उन सारे उपायों को, उन सारे जो आपके अधिकार हैं उनको आप एग्जॉस्ट कर लें, तभी आप रिट पे जाएं हाई कोर्ट के अंदर। अदरवाइज़ एकदम से मत जाएं, अननेसेसरीली काम मत बढ़ाएं कोर्ट्स का। तो मुझे लगता है कि आप जैसे ही, अगर आपको लगता है पुलिस वाला आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा है, कोई भी ऑफिसर, तो आप उसके सीनियर से अगर आप बात करेंगे, एसपी साहब से बात करेंगे, 156(3) में बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपका काम हो जाएगा। या तो आपके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर चेंज हो जाएंगे, आईओ जो है आपके चेंज हो सकते हैं, और हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता, हर पुलिस वाला एक जैसा नहीं है, हर अधिकारी एक जैसा नहीं है। तो देखिए, बेसिकली ये समस्या हो क्या रही है यहाँ पर, जो आपके जो प्रणाली है, न्याय की जो प्रणाली है या जो व्यवस्था है, किसी भी प्रकार की व्यवस्था है, वो देखिए धीरे धीरे कोलैप्स हो रही है। आपको पुलिस का दिया है कि आपको पुलिस का इस तरह से अधिकार हैं, उसकी आपको फैसिलिटी लेनी है, ये आपके अधिकार में आती है कि पुलिस की जो सेवाएं हैं एक नागरिक को, भारतीय नागरिक को मिलनी चाहिए, वो आपको सेवाएं ठीक से नहीं मिल रही, यानी कि एक सिस्टम जो है हमारा कोलैप्स हो रहा है, वो एक नागरिक को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, उसके अधिकारों का पूर्ण सुरक्षा उसके अधिकारों की नहीं मिल रही है। तो फिर हमने एक और डिपार्टमेंट बना दिया, इसके बाद वो डिपार्टमेंट फेल हो रहा है, एक और डिपार्टमेंट हमने बना दिया। आप देखिए किस तरह के लेवल्स बनते जा रहे हैं, सीबीआई के ऊपर कुछ और, उसके ऊपर कुछ और, फिर एक हमें लोकपाल भी चाहिए, लोकपाल के ऊपर भी हमें कुछ चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर एक आप लेवल बढ़ाते जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिलती जाएंगी ठीक से। ये एक्चुअली ये इंडिकेट कर रहा है, ये दर्शा रहा है कि आपके जो समाज के जो ढांचे हैं, जो आपके स्तर हैं, जो लेवल्स आपने बनाए हैं, वो धीरे धीरे करके फेल होते जा रहे हैं। कोई भी समाज उतना ही शक्तिशाली होगा जितने लोग उसके शक्तिशाली होंगे, कोई भी सिस्टम उतना ही अच्छा होगा जितने उसके लोग अच्छे होंगे। तो अगर कोई सिस्टम इस तरह का फेल हो रहा है, चाहे पॉलिटिक्स है, चाहे बैंकिंग है, चाहे इकोनॉमी है, चाहे कोई भी एस्पेक्ट है, चाहे म्यूनिसिपैलिटी है, अगर वो फेल हो रही है तो आप समझिए कि उनका फेलियर नहीं है, यहाँ के लोगों का फेलियर है। कोई भी संगठन उतना ही अच्छा होगा जितने यहाँ के लोग अच्छे होंगे। तो ये एक तरह का इंडिकेशन है, लेकिन हमें आदत है खुद पे पॉइंट आउट ना करने की, सरकार पे पॉइंट आउट करने की, पुलिस अधिकारियों पे पॉइंट आउट करने की, बैंकिंग पे पॉइंट आउट करने की। तो आप समझिए कि कोई भी चीज़ फेल इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ के लोग फेल कर रहे हैं। जब तक वहाँ के लोग ठीक नहीं होंगे तब तक सिस्टम ठीक नहीं होने वाला है। और हम लोग वेट करते रहते हैं कि कोई मसीहा आएगा, कोई हमारे काम करेगा, कोई हमको ये काम करा के देगा। लेकिन यकीन मानिए, जब तक आप कुछ नहीं करेंगे, जब तक आप अपने खुद के मसीहा नहीं बनेंगे, तब तक कोई मसीहा आने वाला नहीं है। आप अपने धर्म उठा के देख लीजिए, आप चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुकात रखते हों, आप अपने धर्मों के ग्रंथ उठा के देखिए, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि जो आपके गुरु हैं, जो आपके भगवान हैं, जो आपके प्रॉफिट्स हैं, जो आपके प्रीचर्स हैं, जिन्होंने आपको उपदेश दिए हैं, उन सब ने अपनी लाइफ में एग्जाम्पल सेट किए हैं लड़ने के। उन सब ने अपनी लाइफ में एग्जाम्पल सेट किए हैं कुछ अचीव करने के, कुछ प्राप्त करने के लिए, और उसके लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको पता होगा कि करबला में हुसैन साहब ने जो शहादत दी थी, सिर्फ 72 फॉलोअर्स, यानी 70 या 72 उनके पीछे जो फॉलोअर्स थे, उनको लेके करबला के मैदान में 30,000 लोगों की फ़ौज ने उनका रास्ता रोका था। तो क्या था, तो क्या हुआ? आपको क्या लगता है क्या हो जाना चाहिए था? हुसैन साहब को मालूम था कि होना क्या है, लेकिन फिर भी क्या किया उन्होंने? लड़े, लड़ना नहीं छोड़ा। गुरु गोविंद सिंह जी का एग्जाम्पल आपके सामने, उनका उदाहरण हमारे सामने है। सिर्फ 5 प्यारे मिले थे उनको,
सिर्फ 5 लोग जिसके पीछे, जिनके बाद इतनी बड़ी सिक्खी, इतना बड़ा इतिहास है आज हमारे सामने। मुक्तसर की घटना याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 40 लोगों ने हज़ारों लाखों की फ़ौज का सामना किया था। आपको क्या लगता है उन्हें क्या पता नहीं था होने वाला क्या है? उन्हें अच्छे से मालूम था कि होने वाला क्या है, लेकिन उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा। भगवान राम जब सीता की खोज में गए लंका में, तो क्या बंदरों और भालुओं की फ़ौज लेके, क्या उन्हें नहीं पता था होना क्या है? महाभारत में जब अर्जुन ने लड़ाई करी तो क्या उनको नहीं मालूम था कि होने वाला क्या है? भगवान कृष्ण ने कहीं भी गारंटी दी अर्जुन को, कहीं पे भी उन्होंने अश्योर किया कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ यहाँ पर, मैं सब देख लूँगा, विजय तेरी होगी, ऐसा कहीं भी नहीं कहा। भगवान बुद्ध सिर्फ 4 फॉलोअर्स उनको मिले, और वो भी बहुत कठिनाई के बाद। गुरु नानक देव जी सिर्फ 2 फॉलोअर्स, बाला और मर्दाना। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह दीवार में चिनने वाले थे। क्या लगता है आपको उन्हें मालूम था कि क्या होने वाला है? उन्हें मालूम था अच्छे से। कई बार होता है कि हमें मालूम होता है कि ये क्या चीज़ें होने वाली हैं, कई बार फैसला हमारे हाथ में नहीं होता, कई बार चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन क्या हम लड़ना छोड़ दें? आप देखिए, अपने पूरे धर्म ग्रंथ उठा के देखिए, अपने गुरुओं को देखिए, उनके जीवन देखिए, अपने भगवानों का जीवन देखिए जिनको हम ईश्वर बताते हैं, अपने पैगंबरों का जीवन देखिए, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि उन्होंने लड़े हैं लोग। इन लोगों ने लड़के कुछ अचीव किया है। लेकिन हमारे यहाँ की जनता जो है, यहाँ पे जो लोगों के प्रश्न हैं, उसमें प्रश्न में ही डाउट्स हैं। प्रश्न में इतने डाउट्स हैं तो आंसर भी डाउटफुल मिलते हैं कि क्या क्या होगा, कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, न्याय नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिल रहा है, क्या करें क्या करें। अरे भैया, इतनी जल्दी हताश क्यों हो रहे हैं आप देखिए जो आपके सामने उदाहरण है, उन्होंने कितने बड़े बड़े कुर्बानियाँ दी हैं, शहादतें दी हैं। यहाँ पर तो हम कुछ भी अपना लूज़ करने को तैयार नहीं है, तो हम कुछ खोने को तैयार नहीं है, चैन ओमन तक खोने को तैयार नहीं है। तो ऐसा देश जो सोया हुआ देश है, इट्स लाइक डेड पीपल। डेड पीपल आर ऑलवेज गुड बिकॉज दे डोंट क्वेश्चन। वो अपने अधिकारों के लिए जागता ही नहीं है। सोया हुआ व्यक्ति जो है वो सबसे अच्छा है, मरा हुआ व्यक्ति सबसे अच्छा है, क्योंकि वो बात ही नहीं करता है। डेड पीपल आर गुड फॉर सोसाइटी, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं करेंगे, सोसाइटी को कुछ हिलाएंगे नहीं। यहाँ अगर आपको सोसाइटी को हिलाना है तो अपने अधिकार मांगने पड़ेंगे, उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। आप तो आवाज़ उठाइए कम से कम। अभी किसी मसीहा की तलाश मत करिए, अभी किसी कृष्ण या राम की तलाश मत कीजिए। अपने भीतर के राम और कृष्ण को, अपने भीतर के जीसस को, अपने भीतर के मसीहा को जगाइए, खुद अपने मसीहा बनिए और अपना न्याय मांगिए। खैर चलिए वापस से आते हैं कि यदि पुलिस अधिकारी आपको लगता है कि आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा है, या कोई भी प्रशासन का अधिकारी, ऐसा अधिकारी जो कि एक लोक सेवक है, जो मैं आपको रूल बताने वाला हूँ, ये रूल जो है लोक सेवक के ऊपर अप्लाई होगा, लोक सेवकों के ऊपर इसका जो है प्रयोजन होता है, इसका प्रयोजन जो है सीधा लोक सेवकों से है। किसी भी प्रकार का लोक सेवक, किसी भी प्रकार का अधिकारी, और आप इस बहस में मत पड़िएगा कि किस तरह का लोक सेवक, आप लोक सेवक डिफ़ाइन है, वहाँ पर आप देख लीजिए, गूगल कर लीजिए कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जो लोक सेवा में आते हैं। ऐसा हर व्यक्ति जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से तनख्वाह पाता है मेरे हिसाब से लोक सेवक है। मोटा मोटा बता रहा हूँ, फिर भी एग्जैक्ट अगर आपको देखना है कि कौन है लोक सेवक, तो उसके डेफिनेशन जो है आपको गूगल वगैरह मिल जाएगी, नहीं तो एक अलग से वीडियो मैं इसके बारे में बना दूंगा। तो ऐसे हर लोक सेवक पर ये रूल जो है अप्लाई होगा, दैट इज़ सेक्शन 217 यानी कि धारा 217 भारतीय दंड संहिता। जी हाँ, आइए देख लेते हैं ये भारतीय दंड संहिता सेक्शन 217 क्या कहता है। सेक्शन 217, पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग डायरेक्शंस ऑफ लॉ विद इंटेंट टू सेव पर्सन्स फ्रॉम पनिशमेंट और प्रॉपर्टी फ्रॉम forfeiture. Whoever being a public servant knowingly disobeys any direction of the law as to the way in which he is to conduct himself as such public servant, intending thereby to save, or knowing it to be likely that he will thereby save, any person from legal punishment, or subject him to a less punishment than that to which he is liable, or with intent to save, or knowing that he is likely thereby to save, any property from forfeiture or any charge to which it is liable by law, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years, or with fine, or with both. तो आराम से बैठ के इस सेक्शन 217 आईपीसी को देख लीजिए। ये बहुत साफ साफ बता रहा है कि इसके अंदर यदि कोई भी लोक अधिकारी, कोई भी लोक सेवक, कोई भी पब्लिक सर्वेंट यदि कोई इस तरह का काम जानबूझकर करता है, नोइंगली वर्ड उसमें आ रहा है, देखिए ध्यान से, जानबूझकर कोई इस तरह का काम करता है कि किसी व्यक्ति को कम पनिशमेंट हो, या उसकी कोई जो प्रॉपर्टी सीज करनी थी वो ना हो पाए, या उसको किसी तरह का जुर्माना होना था वो ना हो पाए या कम हो पाए, तो इस तरह का यदि कोई कार्य कारित करता है जानबूझकर, जानते हुए कि वो ऐसा काम कर रहा है, यहाँ पे एरर्स एंड ओमिशंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर सीधी सीधी सटीक भाषा है सेक्शन 217 की, कि जानबूझ के यदि वो इस इंटेंशन से काम करता है और वो जानता है कि उसके इस काम से
किसी ऐसे व्यक्ति को जो दोषपूर्ण है जो व्यक्ति, उसको कम पनिशमेंट होगी, उसको कम सज़ा होगी, या उसका कुछ जुर्माना कम हो जाएगा, या वो किसी तरह से बच जाएगा, इस तरह का काम करता है, तो उसे 2 साल की सज़ा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो देखिए जो सिवेरिटी है इसकी, जो इसकी गंभीरता अपराध की, जो इस प्रकार का अपराध करेगा, चाहे वो पुलिस ऑफिसर है, चाहे कोई भी लोक सेवक है, मैं शुरू में ही बोल चुका हूँ, गंभीर है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट है। नॉन कॉग्निजेबल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एकदम से वेग आप आरोप नहीं लगा सकते, एक हवा में आरोप नहीं लगा सकते कि फला व्यक्ति मेरा काम इस प्रकार से नहीं कर रहा है, या उसकी मंशा कुछ और है, या उसकी इंटेंशन कुछ खराब है। तो दैट इज़ सब्जेक्ट टू द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ही करेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पुलिस जो है आपके अधिकारों की सुरक्षा के लिए, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि हु विल पुलिस द पुलिस, पुलिस को कौन पुलिस करेगा। तो यहाँ पर वही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो कोई और हो सकता है, अपॉइंट हो जाए, दूसरे किसी व्यक्ति ने यदि इस प्रकार का अपराध किया है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए या उसके दोष की इंक्वायरी करने के लिए उसी डिपार्टमेंट का कोई दूसरा व्यक्ति इसको काम करेगा। 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, सारे पुलिस वालों को, सारे पुलिस अधिकारियों को आप एक ही यार्ड स्टिक से नहीं नाप सकते, सब अलग अलग हैं, सबके मोरल्स अलग हैं, सबकी वैल्यूज़ अलग हैं, सबके सेंटिमेंट्स अलग हैं। कई सेवा की भावना से यहाँ पर पुलिस प्रशासन में जुड़े हुए हैं, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। तो आशा रखें, विश्वास रखें, पॉजिटिव रहें, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं है, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो अब आगे चलते हैं। अगर यही अपराध और गंभीर होना है तो वो कैसे होगा। सेक्शन 218 आईपीसी यानी कि धारा 218 भारतीय दंड संहिता वो क्या कहती है, सब कुछ वही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और जुड़ गई है। यदि वो इस चीज़ को लिख देता है और चीज़ों को फ्रेम कर देता है, यानी लिख दिया है उसने और ऐसी कार्रवाई शुरू कर दी है कि वो सारे काम जो कि 217 में हैं वो हो सके, तो यही जो है अपराध उसका और सीरियस हो जाता है। तो इसके अंदर सज़ा जो है बढ़ के 3 साल हो जाती है। सेक्शन 217 में 2 साल थी, इसके अंदर 3 साल हो जाती है। अगर उसने जानबूझकर वो सब काम किया है, सेक्शन 217 बाकी सब कुछ वही रहेगा, लेकिन उसने उसको फ्रेमिंग करनी शुरू कर दी है, राइटिंग शुरू कर दिया है उसने उसको, और उसको लिखित में उसने कार्रवाई शुरू कर दी है और इंटेंशनली उसने ये काम किया है, तो यही सज़ा जो है उसकी 218 आईपीसी के अंदर 3 साल की हो जाने वाली है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों धाराएं आपको पता चल गई होंगी, सेक्शन 217 एंड 218, और इसका इस्तेमाल आप तभी करें जब आप बाकी अपने सारे ऑप्शंस जो हैं, जो आपके विकल्प हैं, उनको आप एग्जॉस्ट कर चुके हैं, उनको आप सारा अपना चुके हैं, एसएसपी के पास जा चुके हैं, 156(3) सीआरपीसी में आप मजिस्ट्रेट साहब के पास जा चुके हैं, वहाँ पे भी काम नहीं बना। इसके बाद आपने और चीज़ें देख ली हैं, इसके बाद भी आपका काम नहीं बना, तो आप 217, 218 उसमें जा सकते हैं। रिट ऑफ मैंडेमस मैंने आपको बताया है कि वो तभी करें जब आपके सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो जाए। तो आशा करता हूँ आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। यहाँ पर मैं फिर वही कहूँगा कि आप अपने अधिकारों को लेकर रोइए मत, उनको जानिए, जागरूक बनिए, और लड़ने की जो प्रवृत्ति है वो मत छोड़िए। आपकी प्रकृति में है लड़ना, अगर प्रकृति में लड़ना नहीं होता तो जो ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट है, जो इवोल्यूशन है इतना बड़ा, वो नहीं हुआ होता। जो जिस टेक्नोलॉजी में हम आज बैठे हैं, जिस चीज़ के साथ हम आज बैठे हैं, वैसे ना होते। जो कंप्लेसेंट व्यू है यहाँ पर, जो एक बैठे रहने का जो एक व्यू है, सब चलता है वाला व्यू है, उसकी आप छोड़ दीजिए अपने मन से। सब चलता है वाला नहीं कीजिए, क्योंकि आप ही अगर ऐसा बोलेंगे सब चलता है, तो बाकियों पे क्या मैसेज जाएगा। किसी भी महिला के साथ मैं देखता हूँ कोई दिक्कत होती है, वो घबरा जाती है, मैं करूँ क्या। आपको घबराना नहीं है, आप जाइए, बैठिए, जाइए पुलिस अधिकारी के सामने, न माने तो धरना देके बैठ जाइए। उसके आगे एसएसपी हैं, उसके आगे मजिस्ट्रेट है, कोर्ट्स के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, क्यों नहीं जाते हैं आप। तो इस तरह से घबराने से काम नहीं चलेगा। आदर्श मैंने आपको बता दिया, आप चाहे किसी धर्म से संबंधित हों, आप अपने भगवानों को देखिए, पैगंबरों को देखिए, अपने गुरुओं को देखिए, उनका किसी का भी जीवन आसान नहीं रहा। आपको जीवन भी आसान चाहिए, आपको न्याय भी चाहिए। आप कहते हैं कि न्याय दरवाजे तक हमारे चल के खुद आ जाए और हमें कुछ करना भी ना पड़े, हमें तकलीफ़ भी ना हो और हमें न्याय भी मिल जाए, तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। आप अपने सारे महापुरुषों के जीवन उठा के देख लीजिए, इन्होंने जिसने भी न्याय के लिए लड़ाई की है, उसने अपनी ज़िंदगी को, उसने अपने सुख सुविधाओं को ताक पे रखा है, उसने हाथ हथेली पर रखा है, अपनी जान तक को हथेली पे रखा है। तो हम तो कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं न्याय के लिए, तो हम कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं। 2-4 चक्कर हमें कोर्ट के काटने पड़ जाएं, पुलिस के चक्कर काटने पड़ जाएं, तो हम समझते हैं वो बड़ा हरासमेंट है जी, ये तो साहब बहुत हरासमेंट हो गया हमारे साथ। तो मैं कहूँगा आप ये अपने मन से ये विचारधारा निकालें और अपने हक के लिए खड़े हों, पोलाइटली खड़े हों। ऐसा कुछ नहीं कि लड़ाई करना है, झगड़ा करना है, शोर मचाना है, हल्ला गुल्ला नहीं। अपने अधिकारों को जानिए, अपने अधिकारों को जानिए, जागरूक बनिए, सशक्त बनिए, क्योंकि आप सशक्त होंगे तो ये समाज सशक्त होगा, और समाज सशक्त होगा तो ये राष्ट्र सशक्त होगा।
तो मैं आपसे फिर कहता हूँ, अगर आपको कोई और दिक्कत है, कोई और परेशानी है, किसी और प्रकार की कानूनी समस्या है या किसी भी प्रकार की दिक्कत है और आप जानना चाहते हैं कि क्या कहता है कानून एक ख़ास परिस्थिति में, तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप उसमें लिखें मुझे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस पर जवाब दूँ, उस पर वीडियो बनाऊँ। नहीं तो यहाँ पर मेल है, ऊपर मेल ID लिखा हुआ है मैंने, वहाँ पर मेल भी मुझे कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि उस पर भी वीडियो बनाऊँ। तो चलिए अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको लाभ हुआ होगा और आप थोड़ा सा जागेंगे, थोड़ा सा जागरूक बनेंगे। तो फिर से कहता हूँ वीडियो के अंत में कि लॉ इज़ द किंग ऑफ किंग्स एंड लॉ इज़ द माइटीएस्ट ऑफ ऑल।